वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्ते टू ऑल। काफ़ी दिनों बाद एक बार आप लोगों से फिर से मुलाकात हो रही है। तो आप सब लोगों को मैं बता देता हूँ कि आज का हमारा जो कंटेंट होने वाला है, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो आज के हमारे कंटेंट में इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड रहेगा, हिस्ट्री भी इंक्लूड रहेगा और पॉलिटिकल साइंस भी इंक्लूड रहेगा। एक तरफ इंडिया की नेशनल पॉलिटिक्स का भी ये मुद्दा है, और अगर एक तरफ इसको देखा जाए तो ये राष्ट्र के हिसाब से अगर इसको देखा जाए, या क्योंकि आजकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए ये मुद्दा काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है और मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आप ये कह सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। तो इसको डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बहुत सारे चैनल्स पे इसको काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, कई तरीके से इसको मैनिपुलेट करके दिखाया गया है, कई तरीके से फेवरेबल करके दिखाया गया है, लेकिन हम इसको कॉन्स्टेंट स्टडी करेंगे कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है और इस मुद्दे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट्स हैं, वो एक्चुअली हैं क्या, और क्या इसमें पहले हुआ, क्या वर्तमान में चल रहा है और क्या आगे आने की संभावनाएं हैं। तो टॉपिक हमने आपको बताया नहीं और इतनी सारी बातें कर दी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार सर किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नेशनल हेराल्ड केस, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके सिलसिले में श्री राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को ईडी का समन मिला है और उनको जो है पेश होने के लिए कहा गया है, जिससे कि उनसे पूछताछ की जा सके। तो ये क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और वर्तमान में जो है रूलिंग पार्टी तो है नहीं, तो इसलिए ऑब्वियसली क्योंकि यह राहुल गांधी जो है वो अध्यक्ष हैं, तो फिलहाल तो है नहीं क्योंकि सोनिया गांधी जी ने खुद ही संभाला हुआ है, लेकिन फिर भी रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी पर्सनालिटी बन जाते हैं, और क्योंकि गांधी परिवार से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं नजरें टिकी रहती हैं, तो ये एक मुद्दा बन गया है। तो आइए समझते हैं कि ये नेशनल हेराल्ड केस जो है, इसमें एक्चुअली ऐसा क्या है कि इन लोगों को बुला लिया ईडी ने, और जानते हैं ईडी के बारे में, और बातों बातों में आपसे बीच में बात कर लेंगे कि आखिरकार ये मनी लॉन्ड्रिंग जो इसमें बीच में घुस गया है, जिसकी वजह से ईडी ने इनको बुला लिया है, ये क्या होता है। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे तो बहुत इजीली जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, बहुत आसान सा शब्द है, आज आपको बताएंगे रवि सर। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बहुत स्लो डाउन टाइप से स्टार्ट करेंगे और बहुत फास्ट हम इसको खत्म करेंगे। और आज के बाद अगर आपसे कभी कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मैटर रिगार्डिंग द नेशनल हेराल्ड केस, तो आप इजीली इसको जो एक्सप्लेन कर पाओगे किसी के भी सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है उसको समझेंगे कि आखिरकार ये क्या है, इसमें स्कैम जो है वो क्या हुआ है, और किस किस पर्सन को इससे जोड़ा जा सकता है, या आप जोड़ सकते हैं और उसको जोड़ करके इसको और आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो बात है वो है नेशनल हेराल्ड की। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ये जो नेशनल हेराल्ड है ये क्या है भाई, यही वो मुद्दा है। तो सबसे पहले यहीं से समझते हैं इसको, और पहले हम हिस्ट्री की तरफ से स्टार्ट करते हैं। भारत को जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी, ये टाइम पीरियड था 1938 का, यानी हम 1938 में चले गए। मुद्दा आज चल रहा है लेकिन 1938 से स्टार्टिंग है। तो 1938 में क्या हुआ था कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, इसमें बहुत सारे लॉट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स आर देयर, लगभग 5000 इनकी संख्या बताई जाती है कि जो इसके शेयर होल्डर कभी रहे, या इस सिलसिले में जब इसमें बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के शेयर होल्डर रहे जिसने इसको चलाया, स्टार्ट किया, ये सब। तो उनमें से एक हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो आगे जाकर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बने। तो यहाँ क्या होता है कि 1938 में ये सब लोग मिलकर के, और इस तरीके से एक कंपनी थी। तो जो ये कंपनी थी, ये जब आप इस कंपनी को जब आप देखोगे तो एक्चुअल में जो ये न्यूज़पेपर था, इसका प्रकाशन यही कंपनी करती थी। तो ओवरऑल इसको ऐसे कहा जाए कि जो ओनर जो थी इस न्यूज़पेपर की, वो कंपनी थी एजेएल। कौन सी कंपनी थी? एजेएल। अब आपको एक तो इसको याद रखना है कि 1938 में एजेएल एक कंपनी थी, और इस एजेएल कंपनी ने क्या किया, एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो उस न्यूज़पेपर का नाम था नेशनल हेराल्ड। ये कौन सी स्पेशल बात हुई होगी सर? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। जब इस कंपनी ने इसको स्टार्ट किया तो इसके पब्लिकेशन में किन लोगों का रोल था? इन लोगों का रोल था। इनके साथ और भी फ्रीडम फाइटर्स थे। आगे जाकर के आप ध्यान रखें, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रूलिंग पार्टी बनी। उसी के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर भी बने सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ओवरऑल जब, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, लेकिन रियल ओनर कौन है? रियल जो ओनर है ये एजेएल है। अब एजेएल कंपनी इसको देख रही है, लेकिन एक्चुअली स्टार्टेड इन लोगों ने किया है, ठीक है। तो यही कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इसको। तो
जब ये नेशनल हेराल्ड की बात आती है तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये एक न्यूज़पेपर है। क्या है ये? न्यूज़पेपर है। और न्यूज़पेपर भी कैसा है? इंग्लिश न्यूज़पेपर है। खास बात, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इसी 1938 में एजेएल ने एक और न्यूज़पेपर निकाला जिसको कौमी आवाज़, ये उर्दू का होता था, इसी का वर्जन था लेकिन उर्दू में प्रिंट होता था, उसका नाम होता था कौमी आवाज़। और एक और निकाला, वो था नवजीवन। न्यूज़पेपर वही था लेकिन हिंदी का हुआ करता था। तो जो हिंदी का था वो नवजीवन, जो उर्दू का था वो कौमी आवाज़, और जो इंग्लिश का था वो नेशनल हेराल्ड। तो नेशनल हेराल्ड जो है वो मुद्दा है आजकल बना हुआ है। ठीक है, हमको स्वतंत्रता मिली, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे बीच में नहीं है लेकिन मुद्दा रनिंग में है। ठीक है, अब ओवरऑल क्या होता है, ये स्कैम कैसे बनता है? जब इसको स्टार्ट किया गया तो ये सारे शेयर एजेएल के पास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलाया इन लोगों ने, स्टार्ट इन लोगों ने किया, बहुत सारे इसके शेयर होल्डर रहे, बहुत सारे पर्सन, 5000 मैंने आपको बताया। तो ओवरऑल जब बात आती है लास्ट में ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो एक टाइम पीरियड आता है, देखो मैं आपको टाइम पीरियड बता देता हूँ, 1962, 64, 66, आप इसके बीच का टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड में रूल्स बनाए गए यंग ये एजेएल के लिए। उस टाइम रूलिंग पार्टी कौन थी? कांग्रेस। नियम बनाए गए इसके लिए कि ये जो एजेएल है, इसकी जो संपत्ति है, इसकी जो एसेट है, उसमें से एक एसेट का नाम था हेराल्ड हाउस, जो कि आजकल दिल्ली में लोकेटेड है। उसी हेराल्ड हाउस से रिलेटेड लॉ बनाए गए थे, हेराल्ड हाउस से रिलेटेड, कि ये जो 5 मंजिल की बिल्डिंग होगी हेराल्ड हाउस, इस 5 मंजिल की बिल्डिंग में जो फर्स्ट फ्लोर होगा, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर होगा, उस पर प्रेस चलेगी, और बाकी की जो 4 बिल्डिंग्स होंगी उसमें नेशनल हेराल्ड का ऑफिस रहेगा। कॉमर्शियल यूज़ के लिए इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कॉमर्शियली इसको कभी यूज़ नहीं किया जाएगा। ये रूल्स बनाए गए थे उस टाइम पे रूलिंग जो पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने। ठीक है, इट्स ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है जब आप इस पूरे मुद्दे को समझ रहे होते हैं तो टाइम पीरियड आ जाता है 2008 का, और ये जो एजेएल कंपनी है ये कहती है कि हम रनिंग नहीं कर पाएंगे नेशनल हेराल्ड को, हम घाटे में हैं, हम 90 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर लोन है, और ये लोन हमने कांग्रेस से लिया था। कांग्रेस नहीं दिया था ऑब्वियसली, क्योंकि कांग्रेस के टाइम की पार्टी, उससे पहले की कंपनी है, सॉरी। तो कांग्रेस से ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का इसको लोन दिया है। तो कर्ज नहीं चुका पा रहे, क्लोज कर रहे हैं। 2008 में नेशनल हेराल्ड को बंद कर दिया गया। पहला टर्न तो यहाँ आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक ये कोई केस नहीं, ये कोई स्कैम नहीं। क्या होता है, इस दौरान भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी, और 2009 में वापस यूपीए की सरकार बनी थी, आपको अगर ध्यान है तो। फिर क्या होता है, ये खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि 90 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुका पाए। लोन किससे लिया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस से लिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ऑब्वियसली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर दूसरा नाम आज की डेट में मैं देखूं तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द कहीं घूमता है। मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। तो देखिए क्या होता है, मुद्दा क्या है, ईडी ने कैसे पकड़ा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने कैसे रेज किया इस मुद्दे को, वो समझेंगे। यहाँ मेन बात क्या है कि यहाँ तक 2008 में ये बंद हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 2010 में राहुल गांधी जी एक नई कंपनी बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक नई कंपनी बनाते हैं, यंग इंडिया लिमिटेड। कौन सी? यंग इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी बनाते हैं, ठीक है, इट्स ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों ने कंपनी बनाई। अब क्या होता है कि ये जो 90 करोड़ रुपए का लोन था, ये कांग्रेस से लिया था। इन्होंने कहा कि भाई ये जो 90 करोड़ रुपए का लोन है, इसको हम चुका देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यंग इंडिया लिमिटेड जो है ये चुका देती है, यानी कि हम चुकाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने जब इस लोन को चुकाने की बात कही और चुका दिया, ठीक है, 50 लाख रुपए। ये इस तरीके से मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने कांग्रेस को, ये पहले तो पूरा लोन चुकाया कांग्रेस ने 90 करोड़ वाला, और क्योंकि कांग्रेस का दूसरा नाम ही राहुल गांधी सोनिया गांधी के इर्द घूमता है, आप जानते हैं। बाद में यंग इंडिया लिमिटेड ने क्या किया कि नेशनल हेराल्ड के जितने भी शेयर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीद लिए। कितने लाख रुपए में? 50 लाख में। इस 50 लाख रुपए में खरीद लिए। और अब क्या हुआ कि जो नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति थी, एसेट्स, ये पूरी की पूरी किसकी हो गई? यंग इंडिया लिमिटेड की हो गई। यंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी बनाई गई थी, इसमें 38% पार्टनरशिप राहुल गांधी की, 38% सोनिया गांधी की, और बाकी की जो बची हुई, यानी 76% के बाद में जो बचा हुआ है, इसमें हमारे 2 पर्सन थे। एक हमारे वोरा जी थे
और एक एक्चुअली जो दोनों पर्सन बाकी के फर्नांडीज और ये जो बचे हुए हैं, तो इन दोनों की डेथ हो चुकी है 2020 और 21 में। तो ये दोनों पर्सन अभी रनिंग में नहीं है, तो ये पास अवे हो चुके हैं। तो अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही बचे हैं जिनके पास 76% इस कंपनी का शेयर है। तो ओवरऑल मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ कि YIL ने ये जो एसेट्स थी किसकी, नेशनल हेराल्ड की, ये जो नेशनल हेराल्ड की एसेट्स थी वो पूरी की पूरी अपने आप में कवर कर ली और वर्तमान में इसकी जो वैल्यू बताई जाती है वो लगभग 5000 करोड़ की बताई जाती है। तो कैसे 50 लाख में 5000 करोड़ की एसेट्स आपने ले ली, आपने तो केवल 50 लाख रुपए पे किए। ये मुद्दा आता है कि कैसे आपने उस एसेट्स को ले लिया। आपने तो व्हाइट जो मनी दी है वो 50 लाख दी है, तो बाकी का कहाँ है, तो बाकी का आप अदृश्य कैसे कर रहे हो, वो कैसे दिया पैसा आपने, उसका सोर्स क्यों नहीं बता रहे आप कि वो पैसा कहाँ से दिया भी है या नहीं। बाद में ऐसा भी सुनने में आया कि ये जो 90 करोड़ रुपए का लोन था, क्योंकि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिया था तो इसने माफ भी कर दिया था कि चलो हम माफ करते हैं, क्योंकि अब ये YIL इसका ओनर हो गया है, इसने शेयर्स परचेज कर लिए, इसने 90 करोड़ रुपए का लोन माफ। यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में था उस टाइम पे, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, उसी के एक पर्सन रहे सुब्रमण्यम स्वामी, आपने नाम सुना ही होगा, स्पोक पर्सन है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस रजिस्टर्ड कर दिया, भाई साहब केस डाल दिया। केस क्यों डाला, इसका भी रीजन है। केस डालने का एक रीजन बनता है, रीजन क्या बनता है कि जब टाइम पीरियड हमारा आएगा 2012 के बाद में 13, यूपीए की गवर्नमेंट थी, इस दौरान क्या होता है, एक बार फिर से नियम बदल दिए जाते हैं। किसके नियम बदल दिए जाते हैं, इसके नियम बदल दिए जाते हैं। ये जो हेराल्ड हाउस है इसके नियम बदल दिए गए थे और नियम चेंज कर दिए गए थे कि अब क्या होगा कि अब जो हेराल्ड हाउस की जो बिल्डिंग है 5 मंजिल की, उसके बेसमेंट में प्रेस चलेगी और उसके बाद के जो पहला जो मंजिल होगा ग्राउंड फ्लोर, उस पे इसका ऑफिस होगा और बाकी की बची जो 4 मंजिल हैं उसका कॉमर्शियल यूज किया जा सकेगा। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तभी रूल्स चेंज किए गए थे। ये ध्यान रखने वाली बात है, यूपीए की गवर्नमेंट उस टाइम थी और बस यहीं से ये स्कैम नाम की जो चीज़ आप जो देखते हैं कि ये कैसे स्कैम हो गया, वहीं से शुरू हुई है ये सारी कहानी। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, उससे आगे की कहानी आपको बहुत डिटेल में समझा देंगे हम। तो अभी तक मुद्दा चलते चलते पहुंच गया 2013 पर। तो देखिए, पहले निचली अदालत में केस फाइल किया सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, तुमने ले लिया, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम ये बताओ कि आखिरकार 5000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख में कैसे ले लिया। ये था केस ऑब्वियसली, ठीक है ना। इस पे अब इस पे सुनते हैं। देखो 2013 में क्या हुआ, रूल चेंज कर दिए गए। रूल चेंज किसके लिए किए गए, हेराल्ड हाउस के लिए। जो हेराल्ड हाउस की जो बिल्डिंग है इसका यूज कैसे किया जाएगा, ये 5 मंजिल की बिल्डिंग है, इसको बहुत ध्यान से रखना है आपको, कई बार ये इंटरव्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है। तो ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे बेसमेंट में चलेगी प्रेस, उसके ऊपर कार्यालय और बाकी के 4 को अब कॉमर्शियल यूज के लिए ओपन कर दिया गया है। लेकिन इस टाइम पे ध्यान रखिएगा कि नेशनल हेराल्ड हाउस जो है, ये जो हेराल्ड हाउस जो बिल्डिंग है ये किसके पास है, ये यंग इंडिया लिमिटेड के पास है। और यंग इंडिया लिमिटेड का ओनर कौन है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहीं से आ गई और इन्होंने 5000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, जो असेट्स है, ये अब इनकी है, क्योंकि जो नेशनल हेराल्ड की असेट्स थी वो सारी की सारी इनकी, क्योंकि अब इन्होंने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन ये टेक ओवर आपने कर कैसे लिया, ये सवाल है और यही कोर्ट में मुद्दा था। चलिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हैं, इन्होंने केस रजिस्टर्ड कर दिया भाई, और इन्होंने कहा जाएंगे कहाँ, आएंगे यहीं आप। और चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्या होता है, ये जो अखबार था नेशनल हेराल्ड, ये बंद हो गया 2008 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये दोबारा शुरू हुआ है, ये दोबारा शुरू हुआ है 2016 में। कब शुरू हुआ है बच्चों, 2016 में। लेकिन इस बार ये सिर्फ ऑनलाइन, नॉट ऑफलाइन। ये चलता अभी भी है लेकिन ऑनलाइन चलता है, केवल ऑनलाइन कॉपी आप पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन चल रहा है। जैसे ये दोबारा शुरू हुआ, क्योंकि अपोजिशन में अब कांग्रेस है और लीडिंग पार्टी बहुत पावरफुल होती है। लीडिंग में कौन है, भारतीय जनता पार्टी। बस फिर से आ जाओ दोबारा। तो ये केस देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब 2013 में केस रजिस्टर्ड हुआ इस तरीके से और फिर आगे चला, तो ओवरऑल इन चारों लोगों के खिलाफ जो है, ये इसको दोबारा इस तरीके से देखा गया कि इसमें कौन सा इश्यू बनता है जिसके बदले में हम इनको पेश करवा सकते हैं। तो ईडी जो जिसको आप बोलते हो, अक्सर इसका नाम सुना होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय होता है एक्चुअली। तो ये जो प्रवर्तन निदेशालय है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करता है, इसने कहा
भाई तुम हमें जवाब दो कि आखिरकार तुमने 50 लाख में कैसे 5,000 करोड़ की संपत्ति अपनी कर ली। सोर्स बताइए आप, कहाँ से आए, कैसे टेक ओवर कर लिया आपने, कैसे कर लिया, और फिर कैसे रूल चेंज कर दिए। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हो गए। तो बस हम आपसे यही सवाल पूछेंगे, आप ये बता दो और आप जाओ, ऐसा ये मुद्दा है। तो अब मुद्दा क्या हो गया है, मुद्दा ये हो गया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको लेकर के जो पहल कर रहा है वो ये, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा बना करके ये केस चल रहा है, ठीक है। और ये केस लगता है इसका, अब इस मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार ये क्या होता है, कैसे होता है। और इसी के तहत मैं आपको बता देता हूं कि एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है किसने, राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने। इसका मतलब क्या होता है, एंटीसिपेटरी बिल, जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस के वो बहुत अच्छे से समझते हैं। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि अगर पुलिस आपको पकड़ने आ जाए तो उससे पहले ही आप उसको कागज दिखा के कह दो कि भाई हमने तो देखो पहले एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है, तुम हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते, यानी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास पहले ही कोर्ट के आदेश होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी बेल। पहले ही आपको थाने नहीं जाना पड़े, उससे पहले ही आप जो है बेल का पेपर दिखा सको कि भाई हम तो बेल पे बाहर हैं 2015 से। ये मुद्दा इन्होंने, क्योंकि पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, इशू बनता है, कांग्रेस वाले नाराज भी हैं इस मुद्दे को लेकर के, बार बार पॉलिटिकल इशू बना करके खींचा जा रहा है इसको बहुत ज़्यादा। तो ये एक चीज़ है। अब एक मुद्दा क्या आता है कि नेशनल हेराल्ड हाउस की जो बिल्डिंग है, क्योंकि ये बहादुर शाह जफर मार्ग पर है, दिल्ली में, ये बहुत प्राइम लोकेशन है। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है देश की संपत्ति है भाई, ये इनकी थोड़ी है स्पेशल, ये तो देश की संपत्ति है, इसको तो देश के हिसाब से यूज किया जाना चाहिए। अब ये मुद्दा बहुत बड़ा बना दिया गया है इस तरीके से। तो आजकल इसी को लेकर के ईडी ने समन जारी किया है, जिसको आप न्यूज़पेपर्स में फ्लैशबैक होते हुए देख रहे हैं। मुद्दा यही है, यही नेशनल हेराल्ड है 1938 का, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। कंपनी जिसके थ्रू इसको चलाया गया AJL, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, याद रखिएगा। उसके बाद एक कंपनी ओपन की गई यंग इंडिया लिमिटेड, राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के ओनरशिप के साथ में, वोरा जी भी साथ में थे, ठीक है, तो फर्नांडीज भी थे। तो ये सब तो इनको याद रखेंगे आप, ये सारी चीजें आपको याद रखने की हैं। अब मुद्दा क्या आ जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा आ जाता है और ईडी बीच में आ जाती है, ठीक है। राहुल गांधी जी कहते हैं ये जो ईडी है ये तो भाई आजकल राजनीतिक तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हम ईडी को भी जानेंगे और हम ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसके बारे में क्या प्रावधान है, ये होता क्या है, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे वीडियो में, जिससे कि आपको समझ में आ सके। नेशनल हेराल्ड के केस को देखते देखते हम पहुंच गए मनी लॉन्ड्रिंग पर, और ये इकोनॉमिक्स का एक खूबसूरत सा टॉपिक है। इकोनॉमिक्स के बच्चे इसको बहुत आसानी से समझ जाते हैं, अगर आपने नहीं समझा होगा तो आज आप बिल्कुल इसको समझ जाएंगे। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये क्या चीज है, इसको स्पेशली समझेंगे हम। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है, जैसे आप किसी चीज को शुद्ध कर रहे होते हैं, अब इसमें क्या होगा, इसमें आप धन को शुद्ध करेंगे, मुद्रा को शुद्ध करेंगे, आपके पास जो कैश है, आपके पास जो पैसा है, जो रुपया है, उसको आप शुद्ध करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने गैर कानूनी तरीके से, कैसे तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर पैसा कमाया है, पैसा कमाया है, इसी को शुद्ध करोगे आप, क्या करोगे, शुद्ध। ये तो एक देसी भाषा में मैंने आपको बताया, जिसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज। अब मैं इसको ऐसे कहूं कि आप अपनी इनकम का लीगल सोर्स बताएंगे कि हमारा जो पैसा है उसका सोर्स ये है। आप यानी कि उस काले धन के लिए सोर्स बताएंगे, जो कि यानी काले धन को आप व्हाइट मनी में चेंज करेंगे, किसके थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग। वही है काले धन को सफेद करना, ठीक है, काले धन को सफेद करना, इट मींस उसका सोर्स बताना। अब सोर्स इस तरीके से बताते हैं जिसको लेयरिंग बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, मतलब समझ नहीं सके कोई आम आदमी, उसको ऐसा लगता है कि अरे नहीं यार ये तो इसकी लीगल इनकम है और ये तो सही सोर्सेज से आ रही है, ऐसा कर दिया जाता है, ऐसा उलझा दिया जाता है। 3 तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। सबसे पहले इकोनॉमी में मनी को डाल दिया जाता है, ये ले भाई, ठीक है, फ्लो कर दिया। उसके बाद लेयरिंग करेंगे, लेयरिंग करने के बाद में क्या होगा, जो जिन सोर्सेज से इनकम आना शुरू हो जाएगी तो उसको अपना बना लेते हैं। तो ये 3 स्टेप ऐसे होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जिनके थ्रू जो है इसको ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसी को पकड़ने का काम या इन्हीं मुद्दों को देखने का काम करती है हमारी ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जिसको बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय जिसको बोलते हैं। एक चीज और, भारत में ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड क्या प्रावधान है, तो मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। पहली बार 1990 में मनी लॉन्ड्रिंग जो है इससे रिलेटेड मुद्दा सामने आया, और इसी के रिगार्डिंग 2002 में अधिनियम बनाया गया। कब बना अधिनियम, इसका निषेध अधिनियम जो है वो 2002 में बना। मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जो यहां पर अधिनियम बनाया गया, वो कब बना इंडिया में, 2002 में।
पहली बार मुद्दा कब सामने आया? 1990 में। क्लियर? यहाँ कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखनी है इंटरव्यू के पर्पज से कि 2002 में लेकर के आ गए थे, लेकिन 2005 में पहली बार इम्प्लीसिट किया गया, पहली बार, फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंटेशन। अगर आप देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन जो एक्ट है हमारा 2002, उसको इम्प्लीसिट किया गया 2005 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसकी जो जब आप इस अधिनियम को पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि अधिनियम में जो है धाराएं होती हैं, ये आप जानते हैं, तो जो इसकी धारा है 12(1), उसमें ये सारे प्रावधान किए गए हैं कि आपको क्या किस तरीके से मैनेज करना है, क्या सजा का प्रावधान है, कैसे कैसे। यहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी जो हैं वो एंटीसिपेटरी बेल लेकर के बैठे हुए हैं। इट मीन्स उनको गिरफ्तार करने पुलिस नहीं जा सकती। ये 2-3 चीज़ें खास हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था कि 3 स्टेप होते हैं। पहले इकोनॉमी में उस पैसे को डाला जाता है, डालने के बाद लेयरिंग की जाती है जिससे लोगों को लगे ये सही है, और फिर उनसे जो इनकम जनरेट होती है उसको अपना बनाया जाता है। यानी कि काले धन को शुद्ध करने का एक प्रोसेस है, आप ध्यान रखिएगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि सोर्स आपके वैसे तो गलत थे, यानी हमने गलत तरीके से पैसा कमाया है, इलीगल है वो पैसा, लेकिन आपने उसको लीगल बना दिया है। यानी आपने उसके सोर्स से जैसे दिखा दिया कि नहीं यार मेरा तो इस सोर्स से पैसा जनरेट होकर के आया है, और एक्चुअली में वो आपका होता नहीं है। बस यही पूरा खेल है मनी लॉन्ड्रिंग का। अगर आप इसको ठीक ठाक तरीके से देखेंगे तो आप इसको समझ गए होंगे। और इसी से रिलेटेड ये पूरा मुद्दा चला नेशनल हेराल्ड का, जो कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, 1938 में पब्लिश किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जो पब्लिश करने वाली जो इसकी जो एसोसिएशन था, जो कंपनी थी, वो यहाँ पर जो है आपने देखा होगा AJL, एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड। उसके बाद में यंग इंडिया लिमिटेड बनी। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी 38% के ओनर रहे, यानी शेयर होल्डर रहे। तो इस तरीके से ये पूरा मुद्दा अब तक चल रहा है। जब दोबारा इस न्यूज़पेपर को ओपन किया गया 2016 में, और ऑनलाइन ओपन हुआ था इस बार, तो ऑनलाइन जब ओपन हुआ तो दोबारा इस पर बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो गई। भाई बहस क्यों शुरू हो गई? क्योंकि एक तो 2013 में नियम बदल दिए गए कि नेशनल हेराल्ड हाउस की जो बिल्डिंग है उसका कैसा यूज होगा। इस बार कॉमर्शियल यूज की परमिशन दे दी गई। तो ये बीजेपी वालों ने आरोप लगाया कि भाई पहले नियम अलग थे, अब तुमने अपने हिसाब से नियम बदल दिए, कॉमर्शियल यूज कर रहे हो आप देश की संपत्ति का। ये इस तरीके से बहुत सारी चीजें सामने आने लगी। तो ओवरऑल मुद्दा अब सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी जी को ये साबित करना है कि भाई मैंने 50 लाख में कैसे ये असेट्स जो है वो अपनी कर ली, कैसे मैंने नेशनल हेराल्ड के जो शेयर थे वो अपने कर लिए, कैसे नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति थी वो मेरी कर ली। बस आप इतना सा बताइए, ईडी आपको जो है बाहर रखेगी इस मुद्दे से। अगर आप इनका सही संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए या कहीं आप उलझते चले गए, तो फिर जो हमारा जो अधिनियम 2002 वाला जो उसके अंदर जो है वो जो भी प्रोविज़न होंगे उनके अनुसार जो है कार्रवाई होगी। और ओवरऑल क्योंकि ये नेशनल पॉलिटिक्स का मुद्दा है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं। क्योंकि जब निचली अदालत में ये मुद्दा चल रहा था तो वहाँ एक आदेश दिया था कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी जी से कहा गया कि आप अपना जो केस है उसको हाईकोर्ट में लेकर के जाइए, तो थोड़ा ये फास्ट स्पीड से चलेगा, ये निचली अदालत है यहाँ। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जब आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, देखेंगे, करेंगे, तो काफ़ी चीज़ें आपको इसमें समझ में आएंगी। लेकिन ओवरऑल अगर आपसे कभी कोई पूछे कि ये नेशनल हेराल्ड भैया चीज़ क्या है, तो ये एक न्यूज़पेपर है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इसको हिंदी में निकाला गया उसी टाइम पे नवजीवन, और उर्दू में निकाला गया कौमी आवाज़। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्योंकि बहुत बड़े बाद में लीडर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, इसलिए स्पेशली उनका नाम इसके साथ आ जाता है, क्योंकि वही फर्स्ट स्टार्टर थे, तो इसलिए भी 1938 को याद किया जाना चाहिए। तभी से ये स्टार्टिंग है। 2008 को याद रखेंगे, फिर 13 को याद रखेंगे, फिर 16 में वापस ओपन हुआ ऑनलाइन, उसको याद रखेंगे, और अभी तक केस चल रहा है, क्लोज नहीं हुआ है। हालांकि एक बात याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने राहत दी थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, और उन्होंने कहा था कि आपको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बरी नहीं कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। तो अभी तक ये मुद्दा रनिंग में है। आगे इसमें जो भी फैसला आएगा कोर्ट का, या जो भी ईडी देखते हैं क्या निकाल के लाती है सामने, या कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इसको देखती है और कैसे इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं लोग। तो आज का हमारा ये जो मुद्दा था, इसमें हमने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में देखा, कुछ हिस्ट्री में भी गए, पीछे की चीज़ें देखी, बिफोर फ्रीडम, स्वतंत्रता से पहले क्या था, और फिर ईडी के बारे में देखा, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, प्रवर्तन निदेशालय जिसको आप कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ये केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, भारत सरकार की मैं कहूँ तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से ये एक पूरा मुद्दा जो है वो इंटरव्यू के पर्पज़ से काफ़ी खास हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा केस जो है वो समझ में आया होगा। कैसे इसको स्कैम बोला गया, स्कैम इसलिए बोला गया कि कैसे 50 लाख दिए और कैसे 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति आपने अपनी कर ली। एक हिसाब से देखा जाए तो जो हेराल्ड हाउस है उसके ऊपर आज किसका राइट है? यंग इंडिया लिमिटेड का। यंग इंडिया लिमिटेड किसकी है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी की। और सेंटर में, दिल्ली में सेंटर में प्लेस्ड है, तो बहुत अपने आप में मायने रखती है।
ठीक है, जबकि किसी ने ऐसे कहा कि नहीं भाई इसमें तो शुरू से ही प्रेस व्रेस नहीं चलती थी, कुछ भी नहीं चलता था, इसका तो यूज ही कॉमर्शियल तरीके से किया गया। ये काफ़ी सारी बातें निकल के आई, लेकिन ओवरऑल आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहिए, आपको नई नई खबरें इससे रिलेटेड मिलती रहेंगी। टीवी चैनल्स आप देख सकते हैं। बाकी कोई और अपडेट होगा तो रवि सर आपको फिर से लेकर के आएंगे इसी मुद्दे को। इसमें जो भी अपडेट रहेगी आगे क्या होता है वो आपको फिर से जैसे जैसे अपडेट्स होती जाएगी हम आपको यूट्यूब के थ्रू हमारे चैनल के थ्रू आपको बताते रहेंगे कि आखिरकार नेशनल हेराल्ड केस में क्या रिजल्ट निकलने वाला है। तो तब तक के लिए बने रहिएगा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहते हैं खुल करके बोलना, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है, पर्सन्स की भी बहुत कमी है, मैं अकेला शूट करता हूं, तो उम्मीद करते हैं आपका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहेगा। और इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लास 12th और 11th के वीडियोज़ आते रहेंगे। डे टू डे मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी हम सिलेबस कवर करेंगे। कम से कम 11th और 12th इकोनॉमिक्स का तो चारों बुक्स जो हमारी माइक्रो मैक्रो और स्टैट्स और इंडियन इकोनॉमी जो चलते हैं उसका करेंगे। इसके अलावा जो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं या इंटरव्यूज़ को लेकर के कुछ बातें होंगी खास, तो इस तरीके के वीडियोज़ लेकर के हम आते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं आपका प्यार जो है वो मिलता रहेगा। उम्मीदें तो देखो सबको ही करता है और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और आने वाले टाइम पर जो नया हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू से रिलेटेड होगा, तो उसको ज़रूर आप लोग जो है देखिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और हौसला अफजाई करते रहिएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कहते हैं जिसको कि पुल नहीं करना चाहिए, किसी को खींचना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि सामने की तरफ, मतलब यह है कि अप्रिशिएट करना चाहिए काफ़ी सारी चीज़ों को। और फिर भी अगर कई सारे इश्यूज ऐसे हैं जहाँ ठीक नहीं कर पाते तो कोशिश करेंगे कि उन इश्यूज़ को ठीक कर लें। और नई नई वीडियोज़ लेकर के आपके सामने हम आते ही रहेंगे। उम्मीद करते हैं एक बार फिर से आप सभी को नमस्ते, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।